गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 9th का चैप्टर 3 अफवाह के आगे का अध्ययन करेंगे। अपन ने हिमालय की नदियों का शुरू कर दिया था। उसमें पहली नदी अपन ली थी सिंधु नदी तंत्र, पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती है। तो गंगा नदी की जो मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं? भागीरथी और अलकनंदा। अब यहाँ पर बताया गया कि भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो कहाँ पर प्रवेश करती है? मैदानी भागों में, हरिद्वार के पास। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर हिमालय में मिलती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो कि गंगा नदी में मिलती हैं। कौन है वो? यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी नदी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। अब यहाँ पर अंडरलाइन करना कि यमुना नदी हिमालय के कौन से? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? यमुना कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। देखना यहाँ पर घाघरा, गंडक और कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जनमान की हानि होती है, नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। मिट्टी की एक लहर जमा देती हैं प्रतिवर्ष, ये होता है, इसलिए ये मैदानी भाग उपजाऊ कहलाता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, देखियो यहाँ पर ये उत्तरी भारत से आ रही थी नेपाल हिमालय से, और ये देखो आ रही है प्रायद्वीप उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और सोन है। अंडरलाइन करना है इसको। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल की फरक्का तक बहती है। अंडरलाइन करना, फरक्का बांध है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली, जो कि इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाई गई डेल्टा को सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है? जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया जाता है। सुंदरी पादप के नाम से यहाँ इस डेल्टा को सुंदरवन का नाम दिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पर किस प्रकार के टाइगर पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। पंजाब का जो अंबाला नगर है वो सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अंबाला से सुंदरवन तक
मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। विसर्प यानी सर्प की जैसी आकृति। तीसरी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तब सिंधु और सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तो तिब्बत के निकट मानसरोवर झील है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक, परंतु इसका अधिकांश मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी मोड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। याद रखें इसको, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, और बांग्लादेश में जमुना। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? शीत एवं शुष्क। यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। सिल्ट यानी मलबा गाद। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। प्रत्येक वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों के ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों की विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धाराओं में मार्ग परिवर्तन लाती है। ये हो गई उत्तरी भारत की नदियाँ या हिमालय की नदियाँ। कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीन बड़ी नदियाँ हैं। अब हम दूसरा देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो दक्षिणी भारत में अंदर होती नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। कौन करता है? पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत के दो घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि दक्षिणी भारत की जो मुख्य नदियों के नाम तो मुख्य हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। पूर्व की ओर बहती है तो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट की से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये प्रश्न आता है, सारी नदियां कहाँ जाती? पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसे अपवाद हैं जो कि पश्चिम की ओर तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये याद रखना। और ज्वाल नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। नर्मदा द्रोणी, प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी नर्मदा। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी के निकट होता है। अंडरलाइन करें। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। अंडरलाइन करें। भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन है? नर्मदा। समुद्र तट पर पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों में ये नदी गहरे गोर्ज से बहती है तथा जहाँ पर यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। प्रपात यानी झरना। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश से गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। दूसरी बड़ी नदी है तापी। तापी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होता है। ये भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। देखो, दोनों ही नर्मदा और तापी दोनों ही भ्रंश घाटी में बहती हैं, लेकिन इनकी लंबाई बहुत कम है। इनकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में अरब सागर तथा पश्चिम घाट की बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत, पूंजा तथा पेरियार हैं।
उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ नदियाँ बहती हैं। गोदावरी द्रोणी, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ये बहकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीप नदियों में इसका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना, प्रायद्वीप की ये जितनी भी नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसमें से सबसे बड़ी अफवाह किसका है? तो गोदावरी नदी का। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़ी आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? गोदावरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का। महानदी द्रोणी, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से है तथा ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। कृष्णा, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कावेरी, कावेरी पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी श्रृंखला। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाली की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अंडरलाइन करें, अमरावती, भवानी, हेमावती व कामिनी है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। क्या आप जानते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है? इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। अंडरलाइन करें इसको। ये छोटे छोटे प्रश्न अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ साथ साथ में। देखो, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? शिव समुद्रम के नाम से जाने वाला जलप्रपात कौन सा है? कावेरी नदी। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ जो पूर्व की तरफ बहती है, दामोदर, ब्रह्मी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनको एटलस में देखना है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% जल लवणीय खारा है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिनका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। झीलें, कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा, कश्मीर के अंदर शिकारा कहते हैं नावों को। शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी, अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या होता। वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे झील कहते हैं। अंडरलाइन करो। झील किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह की गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है, भरा होता है, उसे झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर से झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणियों वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप होता है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों, मानवीय क्रियाओं, कलापों के कारण हुआ है। एक विश्व नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पट तथा बार रोधी का तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील। ये कैसी है? लेगून झीलें। तो अब मैं प्रश्न आ सकता है किन्हीं 2 लेगून झीलों के नाम बताओ, तो चिल्का, पुलिकट, कोलेरू झील। अंडरलाइन करना। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील जो एक लवण जल वाली झील है।
इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी के अधिकांश जिले, अब यहाँ खारे पानी की जिले, मीठे पानी की हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमालय द्वारा बनी हुई, दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमालयों ने या तो कोई द्रोणी घेरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं मिट्टी के हिमानी मार्ग बन गए। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। कश्मीर की जो वुलर झील है वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? वुलर झील। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए भी नदियों का पर बांध बनाने से झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना। झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्र की जलवायु को भी सामान्य बनाती है। जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है, मनोरंजन प्रदान करती है। इस तरह से यहाँ प्रश्न बन गया झीलों का महत्व, तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट में प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य की उन सूची बनाइए जो नदी के किनारे स्थित हैं। भारत जिस देश के जहाँ अधिकांश जनसंख्या आजीविका कृषि पर निर्भर करती है, वहाँ सिंचाई, नौसंचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है, इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी में स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए समुचित जल प्रवाह में गंगा नदी का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण को स्वच्छ बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। धन्यवाद। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दे रहे के पीछे उनको आपको करना है। जो पहले कर दिए वो नहीं करना, जो बचे हुए हैं उनको आपको करना है। तो अब क्या है कि पाठ के बीच के सारे जो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी आ रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, तो पाठ के बीच के आएंगे। तो पाठ के बीच में अंडरलाइन भी करवाइए और उसको अच्छी तरह से पढ़ें। आप पीछे वाले ही प्रश्न देखेंगे तो फिर उसमें वो रह जाएंगे। पाठ के अंदर के प्रश्न आपको देखने होंगे, है ना। तो नेक्स्ट में अपन कुछ पार्ट के अंदर में किस टाइप के प्रश्न बनते हैं उसको भी करेंगे। 3 लेसन अपने पूरे हो गए जिसमें प्रश्न आ रहे हैं। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से पार्ट से है, उसके बारे में थोड़ा हिंट्स मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।